तो बच्चों, तो हम बेसिकली जो है बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आपके सिलेबस क्लास 11th का जो है एग्जाम आपके खत्म हो गए हैं, अब हम अपना सिलेबस कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम कंटिन्यू में पहला चैप्टर कर रहे हैं वो है हमारा सप्लाई। आप चैनल से जुड़े रहिए और अपडेट देते रहिए कि आपको क्या क्या चाहिए, ठीक है, जिससे मैं वो कंटेंट आपको प्रोवाइड करता रहूं। हिंदी में से बोलते हैं पूर्ति, ठीक है। तो बेसिकली सप्लाई होता क्या है पहले हम ये समझते हैं। तो जैसे कि हमने चैप्टर डिमांड पढ़ा था, अब हम वैसा ही एक और चैप्टर अपना कंटिन्यू कर रहे हैं जिसका नाम है सप्लाई। अब भैया सप्लाई को देखते हैं कि सप्लाई कौन करता है। तो जैसे कि हमने देखा था कि भैया सप्लाई कौन करता है, प्रोड्यूसर करता है। भैया कंज्यूमर जो है वो डिमांड करेगा और प्रोड्यूसर उससे क्या करेगा, सप्लाई करेगा। कहने का मतलब है कि सप्लाई होता क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो इट रेफर्स टू quantity of commodity that a producer is willing and able to sell the product in given price या एट गिवन प्राइस इन गिवन टाइम पीरियड। कि भैया जो टाइम पीरियड गिवन है उसमें कैसे एक प्रोड्यूसर जो है विलिंग है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, एंड एबल है उस सामान को प्रोवाइड कराने में जो प्राइस चल रहा है और गिवन टाइम पीरियड में। तो बेसिकली सप्लाई बेसिकली क्या होता है कि क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी that a producer is willing and able to sell the product is known as supply। अब भैया जब प्राइस बढ़ता है 2, 3, 4, 5, तो कहने का मतलब है कि सप्लाई भी क्या होती है, बढ़ती है। कि जब प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। जब प्राइस इंक्रीज होता है तो सप्लाई इंक्रीज होती है। क्योंकि आपने देखा होगा जब आप दुकान पर जाते हैं कोई सामान खरीदने, तो दुकानदार आपको हमेशा महंगी चीज दिखाएगा। क्यों दिखाता है महंगी चीज? क्योंकि भैया उसमें उसका प्रॉफिट मार्जिन क्या बचता है, ज्यादा बचता है। कहने का मतलब है कि अगर हम इसी को डायग्राम पे जब शो करेंगे, यहां पे हमारा आता है प्राइस और यहां पे हमारी आती है सप्लाई। कहने का मतलब है सप्लाई प्राइस 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40, 50। जब प्राइस 1 रुपए था तो डिमांड सप्लाई 10, प्राइस 2 रुपए तो 20, 3 रुपीज, 30, 4 रुपीज, 40 एंड 5 रुपीज 50। जब इसको मीट कर दूंगा तो हमारा सप्लाई कुछ ऐसे सप्लाई, ठीक है। तो हमारा ये जो सप्लाई कर्व है इसका डायग्राम क्या है, देखो जब एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज भी बढ़ रही है। तो जब प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इसको कहते हैं कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। पॉजिटिव रिलेशन है, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है कि प्राइस और डिमांड दोनों सेम डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, तो डायरेक्ट रिलेशन। तो ये हमारा हो गया सप्लाई की डेफिनेशन। उतार लीजिए, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज और पढ़ लेते हैं कि भैया किस किस एक दुकानदार किस किस एलिमेंट ऑफ सप्लाई, किस किस चीजों पे एक प्रोडक्ट की सप्लाई डिपेंड करती है। कि दुकानदार किस किस बेसिस पे एक सामान बेचेगा। एक विलिंगनेस, उसकी इच्छा भी होनी चाहिए। मानो उसकी इच्छा ही नहीं है तो वो सामान बेचेगा नहीं। नेक्स्ट एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब है कि वो एबल होना चाहिए। अब विलिंगनेस है लेकिन एबल नहीं है, बेचारा बेच ही नहीं सकता तो भी नहीं बेच सकता। नेक्स्ट प्राइस। प्राइस का मतलब है कि उस प्रोडक्ट का प्राइस क्या है। प्राइस पे भी बड़ा डिपेंड करता है। आपने देखा होगा आप दुकान पे जाते हो तो जो चीज महंगी होती है दुकानदार उससे ज्यादा बेचने की कोशिश करता है, क्योंकि भैया उसका प्राइस ज्यादा है और उस पर उसका प्रॉफिट मार्जिन भी क्या बचेगा, ज्यादा बचेगा। नेक्स्ट सीजन एंड वेदर। जैसे जैसे सीजन चेंज होता है वैसे वैसे सप्लाई भी क्या होती है, चेंज हो जाती है। जैसे
गर्मियों के टाइम आपके एसी जो है, एसी की सप्लाई ज्यादा होती है और सर्दियों में आपको वो दिखते ही नहीं है। ऐसी सर्दियों में आपके ब्लैंकेट की जो है सप्लाई बहुत ज्यादा होती है। तो कहने का मतलब है कि भैया ये एलिमेंट्स है जिन पे सप्लाई क्या करती है, डिपेंड करती है, एबिलिटी, प्राइस, सीजन एंड वेदर। दीज आर द एलिमेंट ऑफ सप्लाई। चलिए उतारिए, आगे बढ़ते हैं हम। अब आता है टाइप्स ऑफ सप्लाई। टाइप्स ऑफ सप्लाई, देयर आर टू टाइप ऑफ सप्लाई। एक है इंडिविजुअल सप्लाई और एक है मार्केट सप्लाई। अगर मैं बात करूं इंडिविजुअल सप्लाई की और मैं बात करूं मार्केट सप्लाई की, सबसे पहले हम इंडिविजुअल सप्लाई की बात करते हैं। इसको हम बोलते हैं व्यक्तिगत मांग सप्लाई, पूर्ति, व्यक्तिगत पूर्ति। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं एक काम कर रहा हूं, मैं बोलता जाऊंगा साथ के साथ, जिससे उनको वो बाकी चीजें क्लियर हो जाए। बाकी बुक्स पढ़ के वो क्या कर सकते हैं, उस चीज को रिवाइज कर सकते हैं। आप इसके साथ जो है संदीप गर्ग की बुक एक आती है हिंदी मीडियम की, उसको फॉलो कर लीजिए और मैं जो बोल रहा हूँ बस उसको रीड करना है, फिर आपको उस बुक से आपको सारी चीजें समझ आएंगी। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बहुत आसान हो जाएगा ये चीज, मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें इंडिविजुअल सप्लाई, वही सप्लाई मतलब एक सप्लायर, एक दुकानदार कितना सामान बेचने के लिए विलिंग है और एबल है, वो उसकी क्या कहलाती है, इंडिविजुअल सप्लाई। जब हम पूरी मार्केट में जितने भी सप्लायर है, जितने भी दुकानदार है, वो सामान बेचने के लिए कितना विलिंग और एबल है, वो उसकी क्या कहलाती है, मार्केट सप्लाई। मतलब कितना सामान बेचने के लिए रेडी है, वो उनकी मार्केट सप्लाई हो जाएगी। तो इंडिविजुअल सप्लाई में क्या लिख सकते हैं, इट रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी that a producer is willing and able to sell the product at given price in the given टाइम पीरियड, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या हो जाती है, आपकी इंडिविजुअल सप्लाई कहलाती है। कहने का मतलब ये है। ठीक है। और मार्केट सप्लाई की बात करें, इट रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट ऑल प्रोड्यूसर्स आर willing and able to sell the product at given price in the given time period। तो बेसिकली क्या कहलाती है, आपकी मार्केट सप्लाई कहलाती है। अब इसका टेबल भी समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं प्राइस 1 2 3 4 5, ठीक है, और सप्लाई। अब मैंने आपको जैसे बताया था कि आप दुकान पे जब भी जाएंगे तो दुकानदार हमेशा आपको महंगे सामान दिखाएगा, क्योंकि भैया उसमें उसका प्रॉफिट मार्जिन बच रहा होता है, ज्यादा होता है। तो आप जाना, आप बोलना भैया मुझे ये सामान लेना है, वो हमेशा जब आप कपड़े लेने जाएगा ना, महंगे कपड़े पहले दिखाएगा, क्योंकि भैया उसमें उसका प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है, ज्यादा होता है। 20 30 40 और 50, ये आपकी क्वांटिटी होगी। तो प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी बढ़ रही है। ऐसे यहाँ पे प्राइस 1 2 3 4 5 और एक मान लेते हैं हम लेट
एक ए प्रोड्यूसर है, एक ए दुकानदार है और एक बी दुकानदार है। जब इसका प्राइस 1 रुपए था वो 10 सामान बेच पा रहा था। जैसे ही प्राइस बढ़ रहा है ऑब्वियसली बात है वो सामान ज्यादा बेचेगा। और ये बी था पहले 20 बेच रहा था, फिर 30, फिर 40, फिर 50 और फिर 60। और मार्केट की सप्लाई कैसे निकलेगी? ए और पी को क्या कर देंगे हम? प्लस कर देंगे। ठीक है, तो भैया 30, 50, 70, 90 और 110। तो भैया मार्केट सप्लाई भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। कहने का मतलब ये। अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो इसका डायग्राम हमने कैसे बनाया था? हमारा सप्लाई कर्व ये बनता है। ठीक है, वो मैंने आपको प्लॉट करके बताए थे सारे पॉइंट, ये बिना प्लॉट करे। तो डिमांड, प्राइस एंड सप्लाई। तो इतना प्राइस है तो इतनी सप्लाई, ओपी प्राइस पर ओके की सप्लाई। प्राइस बढ़ गया भैया तो सप्लाई भी क्या हो गई? वही हम बात करते हैं मार्केट सप्लाई। ठीक है, ये आपकी मार्केट सप्लाई की हम बात करते हैं। तो ये हमारा मार्केट सप्लाई। ठीक है, यहाँ पे प्राइस, ये भी प्राइस और ये भी प्राइस। यहाँ पे सप्लाई, यहाँ पे सप्लाई। एक मिनट बच्चों देखना, दिख रहा है ना आपको? हाँ सॉरी। और यहाँ पे भी सप्लाई। अब प्राइस तो सबके लिए, ये हमारा सप्लाई कर, ये हमारा सप्लाई कर, ये हमारा सप्लाई कर। तो प्राइस तो सभी के लिए सेम रहने वाला है मार्केट में। भाई जिस चीज का प्राइस जो भी होगा सेम ही रहेगा। ठीक है, तो इस प्राइस पे ये डिमांड, ये सप्लाई हो रही थी, इस प्राइस पे ये सप्लाई हो रही थी और इस प्राइस पे ये सप्लाई हो रही थी। ये देखिए, अब प्राइस में अगर मैं बढ़ा दूं तो सबके लिए प्राइस बढ़ जाएगा, हर एक प्रोड्यूसर के लिए। तो ये भी सामान ज्यादा बिकेगा इसको, ये भी सामान ज्यादा बिकेगा इस वाले को, और पूरी मार्केट में भी वो सामान क्या बेचा जाएगा? ज्यादा बेचा जाएगा। तो इसी को बोलते हैं मार्केट सप्लाई कर्व। और ये मार्केट सप्लाई शेड्यूल, शेड्यूल का मतलब होता है टेबल। ऐसे ये इंडिविजुअल सप्लाई कर्व और ये इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। तो ये बेसिकली आपका हमारा एक और टॉपिक क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। इसको उतारिए अच्छे से। ठीक है, चलिए। तो अब आप जुड़े रहिए, वीडियो देखते रहिए अच्छे से। ठीक है, इसी से आपकी अच्छी रिवीजन भी हो जाएगी चीजें। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों इसी के साथ। अब बात करते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, जिसको हम फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई भी करते हैं। ऐसे फैक्टर जो सप्लाई को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं बेसिकली। वो क्या कहलाते हैं आपके? डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई एंड फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई। तो इसमें हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक को बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई और एक को बोलते हैं हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट सप्लाई। अगर मैं बात करूं डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई की, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की सप्लाई को इफेक्ट करने वाले कौन से फैक्टर होते हैं? मतलब अगर मैं सामान बेच रहा हूं तो कौन सी चीजें मुझे इफेक्ट करेंगी, सोचो। ठीक है, तो इसमें SXF ये क्या होता है? सप्लाई का फंक्शन रिलेशन इन सबसे होता है, मतलब सप्लाई का इन सारी चीजों से रिलेशन है। PO
लिख लीजिए बस अभी, ठीक है। टी एंड जी एंड पी एफ, टी हो गया, पी ओ हो गया, पी हो गया, जी हो गया, ठीक है। ये आ गया, ठीक है। रोल ऑफ द फर्म हो गया, प्राइस ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी एंड प्राइस ऑफ अदर गुड्स, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाइए आप एस एक्स। अब भैया हर एक प्रोड्यूसर अगर सप्लाई ज्यादा करेगा कम करेगा, पूरी मार्केट पे इफेक्ट पड़ेगा पड़ेगा। अगर कोई एक इंडिविजुअल कोई डिसीजन लेता है तो उसका इम्पैक्ट, जैसे एक दुकानदार अगर अपनी दुकान बंद कर देता है बाजार में, तो उसके जो कस्टमर होंगे वो दूसरों के पास जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो भैया एक के कुछ करने की वजह से दूसरे का इम्पैक्ट, मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये तो सारे फैक्टर आ ही जाएंगे, टी जी और पी एफ। इसके बाद आएगा आपका क्या, जी पी, इसके बाद आएगा एस टी पी और आपका एस टी पी और ई एक्स, ये सारे आपके इसके अंदर। तो सबसे पहले एक एक करके बात करेंगे। पी एक्स का मतलब होता है प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी। तो प्राइस सबसे पहली चीज है जो कि सप्लाई को क्या करती है, इफेक्ट करती है। प्राइस बढ़ेगा तो दुकानदार उसी सामान को क्या बेचेगा, ज्यादा बेचेगा। जिस चीज का प्राइस कम होगा दुकानदार उस सामान को क्या बेचेगा, कम बेचेगा, कहने का मतलब है। तो मतलब इट मींस प्राइस अफेक्ट दी सप्लाई when price increase then demand increase, oh sorry, supply increase and vice versa, इसका उल्टा। नेक्स्ट होता है P0, प्राइस ऑफ अदर गुड्स। प्राइस ऑफ अदर गुड्स का मतलब होता है कि जब दूसरे गुड्स का प्राइस बढ़ जाएगा तो सप्लाई भी क्या होगी, बढ़ जाएगी उसकी। इफ द प्राइस ऑफ अदर गुड्स इंक्रीज इन द मार्केट then new producer enter into the market to get this surplus profit example when price of rice increases then farmer increase the production of rice in comparison ऑफ वीट। तो भैया अगर किसान के गेहूं के अगर रेट बढ़ जाएंगे तो किसान क्या करेगा, चावल की खेती जो है, सॉरी चावल के अगर रेट बढ़ जाएंगे, प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो उसमें उसका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो किसान क्या करेगा, गेहूं उगाना कम कर देगा और चावल उगाना ज्यादा कर देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टी का मतलब टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी भैया अगर जो बिजनेसमैन नई मशीनें यूज करेगा तो वो सामान ज्यादा बना पाएगा, और जो पुरानी मशीन यूज करेगा बाबा आदम के जमानों की तो वो क्या बना पाएगा, कम सामान बना पाएगा। मतलब इफ दी अपडेटेड टेक्नोलॉजी आर यूज्ड इन दी
production process, then supply increase. On the other hand, when outdated technology is used, supply falls. क्या होगी? सप्लाई कम होगी अगर आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज करेगा। मतलब जब अगर आप डेटेड टेक्नोलॉजी यूज करोगे तो सप्लाई जो है वो इंक्रीज करेगी, और जब आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज करोगे तो सप्लाई फॉल्स कम बना पाएगा, सिंपल सी बात। नेक्स्ट जी, जी का मतलब होता है गोल ऑफ द फर्म। अब देखो गोल ऑफ द फर्म का मतलब फर्म का मेन गोल क्या है। फर्म चाहती है कि मैं ज्यादा प्रॉफिट कमाऊं। भाई दो तरह के होता है, मैं एग्जांपल लेता हूं फरारी का और मारुति सुजुकी का। मतलब आपको पता ही है मारुति सुजुकी गाड़ी बनाती है, ये आपका अर्टिगा हो गई या डिजायर हो गई, सभी जानते हैं, ठीक है, स्विफ्ट हो गई। तो ये गाड़ियां बनाती है हमारी नॉर्मल जो लो क्लास, मतलब मिडिल क्लास लोगों के लिए गाड़ियां बनाती है। वहीं फरारी की बात करें, वो लग्जरियस गाड़ियां बनाती है, वो हाई क्लास के लिए बनाती है। अब उसका जो मेन पर्पस है, फरारी कंपनी का जो मेन पर्पस है वो है प्रॉफिट कमाना ज्यादा। तो आपने देखा होगा वो कम गाड़ियां बनाती है, ज्यादा नहीं बनाती क्योंकि लोग खरीदते ही नहीं है, इतनी महंगी है तो बहुत कम लोग खरीदते हैं। और वहीं पे हम बात करें अगर नॉर्मल कंपनियां जैसे मारुति सुजुकी, ये उन लोगों के लिए गाड़ियां बनाती है जो मिडिल क्लास है, हमारे जैसे लोग है ना, हमारे लिए गाड़ियां ये बनाते हैं। तो बेसिकली भैया ये जो गाड़ियां बना रही हैं बेसिकली इनकी सेल्स ज्यादा है। अगर आप देखोगे गाड़ियां पे आपको फरारी एक भी नहीं दिखेगी, जब आप रोड पे निकलोगे एक आध दिख जाएगी, लेकिन मारुति सुजुकी आपको बहुत सारी गाड़ियां दिखेंगी। क्यों? क्योंकि भैया इनका मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम प्राइस कम रखेंगे, हम ज्यादा गाड़ियां बेचना चाहते हैं। लेकिन फरारी का मेन ऑब्जेक्टिव है मुझे नॉर्मल क्लास के लिए बेचनी ही नहीं है अपनी गाड़ी, मुझे तो क्या रखनी है हाई क्लास के लिए बेचनी है अपनी गाड़ी। तो वो अपना प्राइस क्या रखता है, हाई रखता है, क्योंकि अमीर इंसान ही खरीद पाए उसका। ऐसा नहीं है कि भैया ऐसी कोई मैन्युफैक्चरिंग में कोई ज्यादा कॉस्ट आती होगी, 20, 25, 30 लाख 40, 50 लाख की कॉस्ट आ जाती होगी, लेकिन 2-2 करोड़ की गाड़ी है, क्योंकि उसका प्रॉफिट मार्जिन इतना महंगा है, उतना ही उस गाड़ी में क्या है, प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है, कहने का मतलब ये। तो भैया अब फरारी जैसी गाड़ी है, उसका मेन गोल क्या है, प्रॉफिट कमाना। लेकिन मारुति सुजुकी है, उसका गोल क्या है, सेल्स ज्यादा करना। तो जो कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहती है वो प्राइस भी क्या रखेगी, ज्यादा, तो सप्लाई क्या होगी उसकी, कम होगी, वो कम सप्लाई कर पाएगी। लेकिन वो कंपनी जिनका मेन ऑब्जेक्टिव है कि मुझे ज्यादा सामान बेचना है, तो वो तो सप्लाई ऑलरेडी क्या करेंगे, ज्यादा ही करेंगी। तो अगर मैं इसमें लिखना चाहूं तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, तो मैं इसको ड्रॉप कर दूंगा। चलिए तो इसको रब करते हैं। सबसे पहला आ जाएगा आपका क्या, गोल ऑफ द फर्म। अगर गोल ऑफ द फर्म की बात करें कि फर्म का गोल क्या है, तो इफ द गोल ऑफ द फर्म इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, अगर गोल फर्म का गोल है कि प्रॉफिट ज्यादा कमाना है, देन इट चार्ज हायर प्राइस देन एंड सप्लाई फॉल्स। सप्लाई क्या हो जाएगी इसकी, कम हो जाएगी, कि भैया प्राइस क्या है इसका बहुत ज्यादा हायर है। ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड, इफ goal of the firm is to sales maximization, then it charge low
प्राइस एंड सप्लाई राइजेस, बढ़ जाएगी सप्लाई। तो अगर फर्म का गोल प्रॉफिट कमाना है ज़्यादा, तो भैया हाई प्राइस चार्ज करेगी, इससे सप्लाई कम हो जाती है। और जब अगर फर्म का गोल सेल्स मैक्सिमाइज, ज़्यादा सेल्स करना है, तो प्रॉफिट क्या होता है, प्राइस कम रखती है, इससे सप्लाई क्या होती है, बढ़ जाती है, कहने का मतलब। तो मतलब अगर किसी बिजनेस का एग्जांपल ले लेते हैं, फरारी हैज प्रॉफिट maximization objective, profit maximization objective, so that it charge higher and their supply falls, yeah. On the other hand, Suzuki has sales maximization objective। ठीक है, चलिए उतारिए इसको।